सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लगभग पिछले 2 दशकों से भगवान ने जो सामर्थ्य दिया, उस सामर्थ्य को हम सेवा में लगाते गए और आज भगवान के अनुग्रह करोड़ों भाई बहनों के सहयोग और आप सब कार्यकर्ताओं के अखंड पुरुषार्थ से दुनिया के ज्ञात इतिहास में इस छोटे से अल्प कालखंड में योग क्रांति, आयुर्वेद क्रांति, स्वदेशी क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की जो महाक्रांति हुई है, ऐसा दुनिया में कोई देखने को नहीं मिला। एक साथ चारों क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हुआ। मनस्थिति भी बदली, परिस्थितियां भी बदली। अब इन 4 क्रांतियों के बाद योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और व्यवस्था परिवर्तन की इन 4 क्रांतियों के बाद अब पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति पतंजलि पीठ के माध्यम से कर 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल तोड़ दिए। षड्यंत्र के तहत ब्रिटिश सरकारों ने और मैकाले की एक ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें मात्र कुछ सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस, कुछ थोड़ा बहुत तकनीकी प्रबंधकीय ज्ञान दिया गया और हम ऋषि पुत्रों को मात्र बस एक नौकर की तरह हम कैसे 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए कमाएं और उससे कुछ थोड़े संसाधन इकट्ठे हो जाएं और हमारे भीतर की मानवता, हमारे भीतर की संस्कृति, वो हमारे भीतर के संस्कार, माने जिससे मानव मानव बनता है, उसके भीतर के देवत्व को जगाया जाता है, वो शिक्षा और संस्कार का, ऋषि ज्ञान परंपरा का जो पुण्य प्रवाह था वो टूट गया था। अभी भी करीब करीब 100 बोर्ड देश भर में चलते हैं। स्टेट बोर्ड्स हैं, कुछ सेंट्रल बोर्ड हैं, कुछ 1-2 विदेशी पाठ्यक्रम को भी लेकर के और नए बोर्ड बनाए गए। इन सारे बोर्ड्स में भारत और भारतीयता का समावेश नहीं है।
चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हैं, चाहे वो सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड है। और इसमें ज्यादातर ऑटोनॉमस बोर्ड्स हैं, माने कोई, अब जैसे सीबीएसई तो कहने को कह दिया जाता है कि गवर्नमेंट का बोर्ड है, गवर्नमेंट से तो उसको स्वीकृति लेनी पड़ती है, ऑटोनॉमस बोर्ड होते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी होती है इसकी। तो अब हमने तय किया है कि सीबीएसई से भी उन्नत कोटि का एक बोर्ड बनाया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया जाएगा, जिसमें आधुनिकता तो होगी लेकिन भारतीयता के साथ में, जिसमें समृद्धि की अनंत संभावनाएं होंगी, अनलिमिटेड। बच्चों के कैरियर को बनाने के लिए उनके सामने विकल्प होंगे, लेकिन वो समृद्धि आध्यात्मिकता के साथ, प्रॉस्पेरिटी विद स्पिरिचुअलिटी। अभ्युदय और निश्रेयस एक साथ। हमने आचार्य कोलम का स्लोगन दिया, शिक्षा संस्कार अभ्युदय निश्रेयस। अभ्युदय माने चारों तरफ से हमारे जीवन में समृद्धि हो, खुशहाली हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता, निश्रेयस, जीवन का शाश्वत सत्य उसमें ओझल ना हो जाए। डॉक्टर तो बना, लेकिन वो डॉक्टर कर क्या रहा है? कुछ अच्छे डॉक्टर अपने संस्कारों से हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर जो है उसने अपने हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र बना लिया, जहां पर वह कोशिश यह नहीं करता कि किसका नितांत ऑपरेशन करना आवश्यक है, कोशिश यह करता है कि कैसे किसका ऑपरेशन किया जाए। अनावश्यक ऑपरेशंस, अनावश्यक दवा, और कुछ तो कोई किडनी चोरी का रैकेट चलाता है, फिर और कोई जो है खून का धंधा चलाता है। क्या क्या गंदे धंधे नहीं देखे आपने। एक तरह से मौत के सौदागर से बन गए, जो जिंदगी देने वाले थे भगवान के रूप में, जिनको लोग मानते थे। डॉक्टर तो बना, लेकिन उसके भीतर वो मानवता, उसके भीतर वो दिव्यता, वो उसके भीतर से गायब हो गई। ऐसे ही इंजीनियर, ऐसे ही व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी जो भी बने, और वो स्तर गिरता गया। अब हम ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो भौतिक विद्याएं हैं, जिसको अपरा विद्या नाम दिया गया है हमारे शास्त्रों में। साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, माने आधुनिक ज्ञान विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं, मेडिकल से लेकर के, इंजीनियरिंग से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, माने विश्व की जो भी आधुनिकतम शिक्षा है, विश्व की जो श्रेष्ठतम शिक्षा है, वो तो बच्चों को दी ही जाए, लेकिन उसके साथ संस्कार उनको इतने ऊंचे दिए जाएं कि चाहे सारा जमाना एक तरफ खड़े हो, वो सत्य की राह से डिग ना सके। इतना भीतर उनकी पवित्रता, इतनी सच्चरित्रता, इतनी प्रामाणिकता उनके भीतर। ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं जिनको अपने ईमान से, अपने चरित्र से, अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से, अपने आदर्शों से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से कोई विचलित ना कर सके। ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं। और वो बच्चे साधारण बच्चे नहीं हो, वो बच्चे हर क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले भी हों। दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व देश को मिले। आने वाले 20-25 वर्षों के बाद में देश में एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम कहां से बनेगा? वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड से पढ़ करके नहीं आएगा, वो आचार्य कोलम का पढ़ा हुआ बच्चा वो देश का नेतृत्व करे। ऐसे उसको संस्कार दिए जाएं, ऐसे उसके भीतर के पुरुषार्थ को जगाया जाए। ऐसे बच्चे हों,
वो देश का नेतृत्व करे राजनीति में, वो देश का नेतृत्व करे कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मार्केटिंग में, माइनिंग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, इन्वेंशन में, धरती से लेकर के आसमान स्पेस तक जो कुछ भी इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश के अभ्युदय के लिए जो भी पुरुषार्थ किया जा रहा है, आचार्य कुलम के बच्चे इतने विराट व्यक्तित्व के साथ तैयार हो कि पता लगा कि एग्रीकल्चर में जो रिसर्च हो रहा है उसको लीड आचार्य कुलम का बच्चा कर रहा है, आचार्य कुलम का विद्यार्थी कर रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई लीड कर रहा है, इंडस्ट्री में कोई लीड कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई लीड कर रहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में, हर सेक्टर में, सोशल साइड में भी आज सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम पर इस देश में लोगों को थोप दिया गया है। 99% आज इस देश में जो नेतृत्व है वो दिव्यता से तैयार नहीं हुआ है, वो नेतृत्व षड्यंत्रों से तैयार हुआ है। सोशल लीडर यहां बनाए जाते हैं, उनके पीछे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इस देश का नेतृत्व कौन करेगा? सोशल सेक्टर में कुछ लोगों को फंड दिए जाते हैं, फिर उनको विदेशी पुरस्कार दिए जाते हैं, देश में भी उनको पुरस्कार देने के लिए लॉबिंग की जाती है, विदेशों से उनको पुरस्कार देने के लिए लॉबिंग की जाती है। यहां किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर उसके आगे भी जितने पुरस्कार दिए जाते हैं कुछ अच्छे लोगों को दिए जाते हैं, बाकी उसके लिए लॉबिंग होती है। और लॉबिंग से पैसा देश से तो आता ही है, विदेशों से आता है। और फिर जो नोबेल पुरस्कार है ये तो लॉबिंग का सबसे बड़ा अड्डा है। और फिर किस देश में हमको लॉबिंग कर करके और किस चीज को उभारना है, कौन से सेक्टर को तय कर लिया जाता है पहले से कि टारगेट किया जाता है कि इस सेक्टर को हमें टारगेट करना है, इस कंट्री को हमें टारगेट करना है, इस बिजनेस को हमें टारगेट करना है। उसी तरह के लोगों को चयन करके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसे ही लोगों का चयन करके उनको विश्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स हो गए। अब तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड सुंदरी, क्या बात है, मिस यूनिवर्स। उसके पीछे पैसे लगाए जाते क्योंकि फिर उन लोगों को आगे करके अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। खूबसूरती का पैमाना उसका देह है, उसका मन, उसकी पवित्रता, सच्चरित्रता नहीं है। खूबसूरती का पैमाना उस कंपनियों को किस सेक्टर में, कहां, किस कंट्री में है? कभी अफ्रीका की मिस यूनिवर्स बन जाती है, कभी भारत की मिस यूनिवर्स बन जाती है, कभी चीन की मिस यूनिवर्स बन जाती है, कभी रसिया की मिस यूनिवर्स बन जाती है। सबसे सुंदर हमारे गांव की बेटियां होती हैं, वो आज तक एक मिस यूनिवर्स नहीं बनी। ये बहुत बड़ा चक्र है। तो मैं कह रहा था इस देश में सामाजिक नेतृत्व कौन करेगा ये हम तय नहीं कर रहे हैं, ये उसका कार्य नहीं तय करता है, ये उसकी सेवा तय नहीं करती है, उसके जीवन की प्रामाणिकता से तय नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेला जाता है, उससे तय होता है। देश में पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके लिए फंडिंग होती है, सोशल लीडरशिप इसके लिए फंडिंग होती है। इस देश में विशेषज्ञ कौन होगा, इस देश में अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट कौन होगा, उसके लिए पीछे से फंडिंग की जाती है।
इस देश में एजुकेशनिस्ट कौन होगा, शिक्षाविद कौन होगा, उसके लिए फंडिंग की जाती है। लगभग 99% सेक्टर्स इस देश में, कृषि विशेषज्ञ कौन होगा, इसके लिए भी फंडिंग की जाती है। ये सारी चीजें बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, लेकिन अब इन सारे चक्रव्यूहों को ध्वस्त करके दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व इस देश को मिले, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और ये 2-4 सालों में नहीं होगा काम, 2-4 सालों में आधारशिला जरूर तैयार होगी, इसके लिए 10, 15, 20, 25 साल लगेंगे। लेकिन भगवान की कृपा है, हमारे सामने काम करने के लिए कम से कम अभी 50 वर्ष हैं, और 50 वर्ष में तो देश नहीं दुनिया को हम बदलेंगे। पवित्रता के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ, भगवत्ता के साथ, दिव्यता के साथ, मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ, पूरी गरिमा के साथ, पूरी मर्यादा के साथ, मर्यादा का अतिक्रमण करके नहीं, मानवता का अतिक्रमण करके नहीं, सिद्धांतों को ताक पर रख करके नहीं। आजकल तो आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स के नाम पर 99% निराशा देखने को मिलती है। कहने को कोई कहते हैं ये सोशलिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट हैं, ये कई तरह की विचारधाराएं आप सुनते रहते हैं ना, ये कम्युनिस्ट हैं, ये सोशलिस्ट हैं, ये कैपिटलिस्ट हैं, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, ये दक्षिणपंथी, ये वामपंथी, ये समाजवादी, ये पूंजीवादी, ये विकासवादी, बहुत तरह के नाम घड़ दिए गए हैं। और लोग ऐसे बहकते हैं उसमें, पता ही नहीं लगता, बह जाते हैं। बहुत दूर जाकर के जब डूबते हैं तब कहते हैं अरे ये क्या हुआ। पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। तो यह एक जगह से संभव नहीं है कि आचार्य कुलम खाली हरिद्वार में बन जाए, या दिल्ली में बन जाए, मुंबई कलकत्ता में बन जाए, चेन्नई में, महानगरों में बन जाए, उतने से बात नहीं बनेगी। अब हमने सोचा है देश के लगभग हर एक जिले में, पहले चरण में हमने सोचा है कि कम से कम, ऐसे तो 600 से ज्यादा जिले हो गए, अब पॉलिटिकल रीजंस और हमारा देश भी बहुत बड़ा है तो उसकी वजह से जिले हर रोज बनते रहते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट टारगेट किया है कि कम से कम 500 आचार्य कुलम देश भर में खोले जाएं। फिर जो है अभी लोग एफिलिएशन के लिए भी फोन करें कि हम आचार्य कुलम से एफिलिएशन करना चाहेंगे, जो अभी एक नया बोर्ड बनेगा, सारी चीजें होंगी, बहुत कुछ होगा उसमें। वैदिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का एक बहुत बेजोड़ एक संगम, बहुत एक वैज्ञानिक सार्वभौमिक एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ इस दिशा में शुरू हो चुका है। तो हर एक माँ बाप ही चाहता है इसके बच्चे दुनिया में सबसे आगे हों, विकास की दौड़ में वो पीछे ना रहें। ये जो विकास है, ये समृद्धि है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, माने जो है पूरी दुनिया को लीड कर सके हम। देखो, एक होती है डिवाइन लीडरशिप और एक होता है डोमिनेट करना, आधिपत्यवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, ये चल रहा है बहुत दुनिया में। एक है डोमिनेट करना। वैसे भारत की बारे में हमको बहुत गौरव है, उस दिशा में पुरुषार्थ भी हुआ है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन हकीकत यह है भारत आज किसी भी सेक्टर में डोमिनेट नहीं करता है वर्ल्ड को। जिसे कहते हैं ना, इसका एकाधिकार है, वो जो चाहेगा वो होगा। जैसे अब आज मैं अमेरिका की बात करता हूं और वहां के नागरिकों के पुरुषार्थ का भी मैं कायल हूं। इतना घनघोर पुरुषार्थ करते हैं वो लोग, 18 घंटे कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, ऑनेस्टी के साथ। ये कोई छोटी बात नहीं है।
उन लोगों ने उस देश को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। पॉलिटिशियंस तो, ये तो एक नई जात पैदा हो गई पूरी दुनिया में, और इसमें अभी इसका संस्कार होने में भी बहुत समय लगेगा। कम से कम आने वाले 50-100 साल लगेंगे, तब जाकर के राजनीतिक शुद्धिकरण पूरा होगा। हम पहले बोलते थे ना आप लोगों से कि भैया व्यवस्था परिवर्तन को जरा समझो, ये क्या है, खाली एक पहलू नहीं है। विधायिका एक है, कार्यपालिका उसका दूसरा बहुत बड़ा पहलू है, न्यायपालिका उसका तीसरा पहलू है, फिर ये खबर पालिका उसका चौथा पहलू है, और फिर सारा समाज वो इन सबको बनाता है। लोकतंत्र के जब 4 स्तंभों की बात करते हैं तो ये तो बोल देते हैं, आपने देखा होगा लोग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर चौथा मीडिया जिसको मैंने अभी बोला खबर पालिका। लेकिन ये सारे खड़े किस पर हैं? अरे जब तक वो भूमि नहीं बदलेगी, जिस समाज के ऊपर खड़े होते हैं, जिस और उस समाज का जो व्यक्ति है, तो मैं कहता हूं इस सारे विश्व की आधारशिला एक व्यक्ति है, और जिस दिन व्यक्ति ठीक होगा उस दिन ये व्यष्टि और समष्टि सारी दिव्यता से भर जाएगी। ये है जिससे बदलेगी सृष्टि। ये दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक कैसे हम सृष्टि को बदल पाएंगे? यहां से सोचना है हमारी क्या भूमिका होगी। हमारी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, आप साधारण आत्माएं नहीं है, असाधारण आत्माएं। पहली बात तो इंसान के रूप में जिसका जन्म हुआ है धरती पर, हमारे श्रद्धेय गुरुदेव सब महापुरुषों के सत्य को, जब मनुष्य की बात आती है तो एक शब्द में कहा करते हैं, इंसान का जन्म हुआ तो शैतान की मौत हो चुकी है। मनुष्य ऐसी साधारण घटना नहीं है। मनुष्य बनना यह असाधारण घटना है। यह सृष्टि की सबसे बड़ी घटना है, यह सबसे ऊंची घटना है। और मनुष्य के रूप में भी इस पुण्य भारत भूमि पर जन्म लेना, जैसे देखो अपना सारा शरीर अपने आप में पवित्र है, उसकी एक एक कोशिका अपने आप में बहुत रहस्यपूर्ण है और अद्वितीय है वो, लेकिन इसमें मस्तिष्क का जैसे सबसे ऊंचा स्थान है, ऐसे सारे ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं और उनमें रहने वाले जो भी देशवासी हैं उन सबका हम आदर करते हैं, क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान का विधान है, और भगवान का विधान कभी भी अपवित्र नहीं होता है, वो कभी भी दोषपूर्ण नहीं होता है। लेकिन इस अस्तित्व में भारत जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क सबसे पवित्र है, दिव्य है, ऐसे ही जैसे पिंड में मस्तिष्क है, ऐसे इस ब्रह्मांड में भारत मस्तिष्क के स्थान पर उसके माथे के ऊपर है। और इस सृष्टि को दृष्टि भारत ने दी है। आज भी वो सामर्थ्य अपने पूर्वजों से हमें मिला है। तो मैं कह रहा था आगे एक बहुत बड़ा दायित्व हम पर है। इस सृष्टि को सही दिशा में ले जाने वाली दृष्टि हमें अपने पूर्वजों से मिली है, और उसमें हम स्त्री और पुरुषों के रूप में जो आत्माएं उपस्थित हैं, ये मन का साधारण घटना नहीं है। कुछ लोग अपने आप को जो कोसते रहते हैं ना, हम तो दीन दुखी दरिद्र, हम तो अदने से इंसान, हम क्या कर पाएंगे, काम हमारा क्या है, सामर्थ्य हमारी क्या है, शक्ति। कल एक बहुत बड़ा व्यक्ति भौतिक दृष्टि से उसका पास में बहुत बड़ा एम्पायर मेरे पास बैठा हुआ था, साउथ अफ्रीका से स्पेशल मिलने के लिए आया था। मैंने उससे एक बात कही, बोले बाबा जी मैं ये बात तो जहां भी दुनिया में जाऊंगा आपका नाम कोट करके कहूंगा। मैंने कहा भाई दुनिया में
बहुत बड़ा एम्पायर, मानी असंभव को संभव करके दिखाने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी उपक्रम हैं, नया इतिहास बनाने वाले जो भी काम हैं, वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और तमाम ये जो जितने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ करके दुनिया में किसी ने एम्पायर खड़ा नहीं किया। वो चला सकते हैं, खड़ा नहीं कर सकते। एम्पायर खड़ा किसने किया? दुनिया तुम्हें नहीं समझ में आती ना, देश का बताता हूं। अब ये मेरा जो मूल्यांकन है, खाली आज इस समय जो हम जिनको कहते हैं कि ये ताकतवर लोग हैं दुनिया के, उनकी लिस्टें छपती हैं पूरी दुनिया में। दुनिया के 100 ताकतवर लोग, भारत के 100 ताकतवर लोग हैं, अलग अलग एजेंसियां काम करती रहती हैं। आजकल हमारा भी नाम उसमें घुसेड़ रखा है लोगों ने। दुनिया की जब ताकतवर लोगों की, देश के ताकतवर लोगों की लिस्ट छापते तो हमारा भी नाम घुसेड़ देते हैं। मैंने कहा ये कैसे हुआ? कभी किसी फकीर का नाम इस श्रृंखला में नहीं आता था। बोले बाबा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है ये बड़ा पावरफुल। इसके पास में आध्यात्मिक शक्ति भी है, इसके पास सामाजिक शक्ति भी है, इसके पास ज्ञान शक्ति भी है, इसके पास राज शक्ति भी है। ये हो कैसे रहा है? रिसर्च कर रहे बहुत से लोग, पीएचडी कर चुके हैं। अभी दुनिया के, हो सकता है कुछ दिनों में दुनिया के बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों में भी एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये आत्मश्लाघा के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो सोच रहे हैं हो कैसे रहा है। ऐसे बताओ, मुझसे लोग पूछते हैं बाबा आप मेडिकल साइंस के बारे में इतना डीप नॉलेज रखते हो, इतना रिसर्च आप कर रहे हो, जब बात चिकित्सा शास्त्र की आती है तो आप बेबाक बोलते हो और एक के बाद दूसरी बातों को जिस तरह से सजा के संवार के उसको अभिव्यक्त करते हो तो सब निरुत्तर हो जाते हैं। वो सत्य इतना सशक्त रूप से अभिव्यक्त होता है, चाहे चिकित्सा शास्त्र की बात हो, चाहे अर्थशास्त्र की बात हो, चाहे राजनीति शास्त्र की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे समाज शास्त्र की बात हो, माने कोई भी विषय। और आप मतलब चाहे वो जो है सकारात्मक विषय हो, चाहे वो नकारात्मक विषय हो, होमोसेक्सुअलिटी है और तमाम तरह की जो उपद्रव हैं, किसी भी बारे में बात करते हो। आप पढ़े कहां हो? आप कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हो? हर ये आप आजकल देखो ना, मीडिया में बहुत बड़ा शब्द प्रयोग होता है प्रोडक्ट। ये हमारा ये हमारी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। यहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी बोले ये भी प्रोडक्ट हैं, यहां मोदी भी प्रोडक्ट है, बोले इसकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, वो प्रोडक्ट बिक गया, वो प्रोडक्ट बिका नहीं। ऐसे ही चलता रहता है इनका सबका। बोला हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं। वो कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं, इनकी मार्केटिंग अच्छी है। ये सब, ये पूरी दुनिया में ऐसी चल रही है, व्यापार के नजरिए से देखा जा रहा है ना पूरी दुनिया, इस संसार को। खैर, मैंने कहा बैठ करके पढ़ा है, और गुरुकुल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा है।